हेलो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था प्रशासनिक संरचना और संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी जो है चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो है यह प्रशासनिक जो है संरचना और संगठन बनाने की प्रक्रिया चली। तो अब हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है 1793 ईस्वी का जो है यानी चार्टर एक्ट के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि क्या कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकारों को जो अगली जो है इसमें फिर से जो है 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो है वेतन जो है वो भारतीय कोष से दिए जाने लगा। यह परंपरा 1919 ईस्वी तक ही चला। यहाँ पर हम देखते हैं यदि गवर्नर जनरल बंगाल से अगर कोई बाहर जाता है तो उसे भी अपनी परिषद के सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था, ताकि उसके स्थान पर कोई कार्य कर सके। अगर वह जब मद्रास या बम्बई अगर जाता हो गवर्नर जनरल, तो स्थानीय प्रशासन से में ही जो है स्थानीय गवर्नर को जो है अधिकार दिया जाने की बात कही गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1786 में जो था तो गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, जो गवर्नर जनरल के पास ही शक्तियां रह गई, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहला देखते हैं यहाँ गवर्नर अब क्या है कि गवर्नर अपने निजी परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। गवर्नर जो है अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो एक्ट लिखा गया, लिखित विधि की नींव पड़ी। यहीं से जो है लिखने की विधि का नींव पड़ी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। यही था हमारा 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट में। अब हम देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर 1813 का चार्टर एक्ट कि क्या था। तो इसमें क्या था कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त हो गया। याद रखेंगे, एक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। और लेकिन चीन के साथ व्यापार, चाय के व्यापार कंपनी के हाथों में रहा। यानी चीन के साथ जो था वो चाय का व्यापार कंपनी के हाथों में ही रहा। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा मुख्य बात रखी गई कि 1813 के चार्टर एक्ट में ही जो है शिक्षा पर, याद रखेंगे कि ब्रिटिश जो है शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। याद रखिएगा 1813 में, बहुत इंपोर्टेंट है ये। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की आज्ञा मिली, लेकिन केवल उन्हीं को मिशनरियों को मिली जो ब्रिटेन से आए थे। याद रखेंगे, जो ब्रिटेन से आए थे उसी को जो है ईसाई जो मिशनरियों को यहाँ पर जो है आज्ञा मिली थी धर्म प्रचार करने की। इसके बाद है कंपनी के शेयर होल्डर्स को भारतीय राजस्व से 10.5% यानी 10.5% लाभांश दी जाने की व्यवस्था की गई। कंपनी के जितने भी इस समय शेयर होल्डर्स थे सभी को भारतीय राजस्व से 10.5% यानी लाभांश देने की बात कही गई, ये व्यवस्था की गई। भारत में अगर देखते हैं कि भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को संचालक मंडल यानी कहने के तात्पर्य है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया था। ये जब भी कोई भारत में आकर बसता था ब्रिटेन से, तो व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस, उससे परमिट लेना पड़ता था, तभी जो है वह बच सकता था या व्यापार कर सकता था। इसके बाद तो सिलसिला जारी हो गया। बहुत सारे से अंग्रेज व्यापारी लोग जो है जमीन खरीद कर करके जो व्यापार करने लगे, नील सब उगाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो याद रखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में ये बातें थी। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट जो है 1833 में क्या था। कि इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के जो साथ व्यापार, अब चाय का व्यापार जो कंपनी के एक अधिकार यहाँ समाप्त किया है। यहाँ पर जो अधिकार था वह हाथों में रहा था कंपनी के, अब क्या हुआ यहाँ समाप्त कर दिया गया। फिर से देखते हैं कि 20 वर्ष के लिए कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। अब यहाँ एक और देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था अब भारत के गवर्नर जनरल बनाने जाने लगा। जैसे हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है पहला जो है भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो चार्टर एक्ट में जो है हम देखेंगे इस एक्ट में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल माना गया। एक और था इसमें कि एक चार्टर एक्ट में कि एक
एक अनुच्छेद जो है 87 में दिया हुआ है, उसमें शामिल किया गया है कि जिसके अनुसार स्पष्ट किया गया है कि कंपनी के जो प्रदेशों में रहने वाले भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इस चार्टर एक्ट के अनुच्छेद 87 में ये बात कही गई थी। इस एक्ट के द्वारा जो है कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। अब जो है जो सब परिषद गवर्नर जनरल ही जो है भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बम्बई और मद्रास में भी जो है कि विधानसभाओं की जो है कानून बनाने की शक्ति अब समाप्त कर दी गई। हालांकि हम देखते हैं कि इसमें सब परिषद जो है गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट, क्राउन अर्थात संसद द्वारा जो बनाए गए जो जितने नियम होते थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। इस अधिनियम के द्वारा विधान बनाने के लिए जो था वह गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी गवर्नर जनरल के परिषद में लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य यानी विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया इसे। और इसमें देखते हैं कि विधि इन्होंने क्या किया, भारतीय कानूनों की संहिता यानी संहिताबद्ध करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए एक विधि आयोग की जो है नियुक्ति भी की गई थी। इस एक्ट के तहत हम देखते हैं आगरा और पश्चिमी अवध को भी शामिल किया गया था और एक नया प्रांत लागू किया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत का। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया यानी पश्चिमी अवध और आगरा को मिला करके। तो इस तरह से देखिए इस एक्ट में हम देखते हैं कि तहत जो है भारत में एक और देखते हैं कि इस भारत में ईसाइयों को लाभ के लिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के में जो है बिशपों की नियुक्ति की गई थी। याद यहाँ बिशपों की नियुक्ति की गई थी, याद रखेंगे। अब गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार मिला। इसी एक्ट में याद रखेंगे, इसी भी एक्ट में दासों की अवस्था में सुधारने और दास प्रथा का अंत करने की आज्ञा दी गई, जो लॉर्ड एलनबरो ने जो है 1843 ईस्वी के समय में दास प्रथा का अंत किया था गवर्नर। तो आगे हम देखते हैं ब्रिटिश नागरिक अब जमीन खरीद कर और बागवानी और कृषि सब सारा कर सकता था। ये पूरी छूट इसमें दे दी गई थी। अब इसमें कोई जरूरी नहीं था, किसी चीज का बंदिश नहीं था, इसलिए जमीन खरीद करके बागवानी अब कर सकता है। इसके बाद देखते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि इस एक्ट के तहत जो किसी भी निश्चित समय के लिए जो है ही नहीं बल्कि जब तक संसद चाहे भारतीय प्रदेशों को जो है रखने की अनुमति कंपनी को प्राप्त हुई थी। ये प्रांतीय प्रतिनिधि असैनिक पदाधिकारी हो या जिनकी कंपनी की न्यूनतम सेवा 10 वर्ष की किया हो वही जो है बन सकता है। तो गवर्नर जनरल के 2 असैनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार था इसमें, लेकिन अधिकार का भी प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह से जो है विधान परिषद का गठन की व्यवस्था की गई जिसमें अधिकतम 12 सदस्य था। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर इसमें 18 कर दी गई। पहला याद रखेंगे। दूसरा है कि निश्चित किया गया कि नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही होगी। जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी प्रतियोगिता जो नियुक्तियां होगी सब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही होगी, ये बात इसमें कही गई। यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद रखना है कि किस जो है चार्टर एक्ट में प्रतियोगिता परीक्षा की बात कही गई थी, कब से होगी। तो विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल के परिषद में पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी विधि सदस्य जो था वो सभी गवर्नर जनरल की जो परिषद में जो है पूर्ण सदस्य बनाया गया। इसी 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। इसके बाद देखते हैं जब कानून बनाया जाए तो गवर्नर जनरल के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य हो। जब भी कानून बनाया जाए तो गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्य हो। कौन कौन से? एक है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य छोटा न्यायाधीश और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। यही लोग शामिल होना चाहिए जब कानून बनाया जाए गवर्नर जनरल के साथ। तो इस जो है इस प्रकार कार्यकारी और विधान संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया गया। अब देखिए कार्यकारी और विधान संबंधी ये कार्यों को दोनों को अलग किया गया। कार्यकारी और विधान संबंधी कार्य जितना था दोनों को इसी एक्ट के तहत जो है पृथक्करण यानी अलग किया गया। अब क्या था कि विधान परिषद द्वारा कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बार प्रश्न पूछने की जो था 1853 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं, जवाब आगे वाले एक्ट में है। तो 1853 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं सिर्फ। और एक और था कि कार्यकारी परिषद यानी वीटो का प्रयोग कर विधान परिषद के कार्यों को समाप्त कर सकती थी। यानी कार्यकारी जो परिषद है वह वीटो का अपने
जो पावर दिखा करके जो है विधान परिषद के कार्यों को समाप्त कर सकता है। तो इस तरह से यह सब सारा अधिनियम है। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो राजा रानी, जिसके बाद ब्रिटेन के संसद, याद रखेंगे। अब ब्रिटेन के संसद वहां डायरेक्ट क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार के सिलसिले में था, और वहां से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक कार्यों में था। ये उसके बाद कंपनी है, कंपनी के बाद भारत, ये सारा स्ट्रक्चर है। ध्यान रखेंगे कि महारानी जो है वो सबसे ऊपर है, राजा रानी, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के संसद के बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल, ये था। इस वक्त कंपनी है, कंपनी के बाद भारत में शासन हुआ करती थी। तो इसी एक्ट के बाद हम अगला एक्ट देखते हैं, 1858 का एक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1858 का एक्ट है, यानी 1858 का जो एक्ट है इस अधिनियम के अनुसार है, देखते हैं कि भारत का शासन ब्रिटिश रानी की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, जिसे भारत सचिव की संज्ञा दी गई, तो इसे ही जो है शासन चलाना था। तो परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता ही थी, और प्रायः बहुत से मामलों में जो है राज्य सचिव ही पहल कर सकता था तथा अंततः निर्णय भी ले सकता था। गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की उपाधि दी गई, और यह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया, और उसका अधिकार क्षेत्र तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी मर्यादा अवश्य बढ़ा। और इसमें हम देखते हैं कि जो है राज्य सचिव को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की शक्तियां मिल गई राज्य सचिव को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया, और इस प्रकार 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू की गई दोहरी शासन व्यवस्था यहां समाप्त कर दी गई। तो देखते हैं कि मुख्य बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के अधीन कर दिया गया। याद रखेंगे, ये क्राउन के अधीन कर दिया गया। और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत अब क्या है, भारत का प्रशासन में जो 1784 से चलाया जा रहा था, अब वे द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। अभी मैंने बताया, तो उसी तरह यह द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो सारी स्थिति था, तो ये सारे इसी एक्ट के तहत द्वैध शासन का अंत हो गया। पूछा जाए कि द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुई, तो वह 1858 के एक्ट के तहत हुई। और भारत का प्रशासन को देखने के लिए भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, और इस परिषद में 8 सदस्यों को क्राउन के द्वारा मनोनीत किया जाता था, यानी सीधे ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, यानी तो जबकि और सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मनोनीत किया जाता था। 7 सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। तो गवर्नर जनरल को जो है क्या कहा गया, वायसराय कहा जाने लगा। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, जो लॉर्ड कैनिंग था हमारा। इसी तरह हम देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत अगर हम देखते हैं कि कानून बनाने की जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 था, और अधिकतम 12 सदस्य की नियुक्ति से उसका विस्तार करना था, और इसी में विस्तार किया गया। तो इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य थे क्या, गैर सरकारी होंगे। कहा गया था कि इनमें से जो भी है न्यूनतम आधे सदस्य जो थे गैर सरकारी होंगे, और भारतीयों के लिए कोई यह वैधानिक प्रावधान नहीं था। लेकिन व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य जो है उच्च श्रेणी के जो है प्रधान थे। इस परिषद का कार्य जो है केवल कानून बनाना था, इसको प्रशासन, वित्त या प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था इस परिषद को। इस अधिनियम के अनुसार जो है बम्बई और मद्रास के जो है प्रांतों को जो अपने लिए कानून बनाने और उससे संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। इस प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक जो है वैध नहीं माने जाएंगे, या जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त ना कर ले। जैसे मुद्रा, डाक, टेलीग्राफ तथा सैनिकों से संबंधित विषय पर गवर्नर जनरल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक था। ऐसी विधान परिषद में देखते हैं बंगाल 1862 में, उसी तरह जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत 86 और पंजाब 1897 में इसी एक्ट के तहत जो है स्थापित की गई थी। तो गवर्नर जनरल को अगर संकट आ जाए या संकट की स्थिति
या संकटकालीन व्यवस्था में विधान परिषद को अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति भी दिया गया था। यहाँ तक कि जो है इसे जो है 6 माह तक लागू रह सकता था। जो अनुमति दिया गया था 6 माह तक लागू रख सकते थे। 1872 में केंद्रीय परिषद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में ब्रिटिश जो है इंडियन एसोसिएशन जो हमारा संगठन था उसके जो सदस्य थे नरेंद्र कृष्ण देव और रामनाथ टैगोर की इसमें नियुक्ति की गई थी। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या बात हुई कि गवर्नर जनरल को कार्यकारी सदस्य 5वें सदस्य को शामिल किया गया जो विधि वेता के या विधि वृत्ति के रूप में हो। गवर्नर जनरल के परिषद में कानून बनाने के लिए न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी। इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की नींव डाली गई। पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत जो है विभागीय प्रणाली की नींव डाली गई, तो ये जो विभागीय प्रणाली है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बम्बई और मद्रास को कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वहां जो था वहां उसे जो है यह कानून और संशोधन करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला जो 6 माह तक मान्य था। उसी प्रकार जिसके तहत बंगाल को 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को 1886 में और पंजाब में 1897 में प्रांतीय विधान स्थापित की गई थी। याद रखेंगे कि बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब में भी प्रांतीय विधान स्थापित की गई थी। तो इस तरह से था हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम, ये 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम क्या था इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम 16 कर दी। केंद्रीय विधानमंडल में था कि आज न्यूनतम 10 है और हमारा जो है अधिकतम 16 था। सदस्यों को वित्तीय मामलों में विचार प्रकट करने का अधिकार मिला लेकिन प्रस्ताव जो है और मत विभाजन का अधिकार नहीं मिला। यानी सदस्यों को वित्तीय मामलों को विचार प्रकट करने को कहा गया, तो अधिकार मिला प्रकट करने का, लेकिन प्रस्ताव मत का जो विभाजन है वो नहीं मिला। ये एक देखते हैं सार्वजनिक हितों के मामले में, यानी सार्वजनिक हितों के मामलों में 6 दिन सूचना देकर के पहले अगर हम 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये सबसे पहली बात जो है कि सार्वजनिक हितों के मामलों में 6 दिन पहले सूचना दे करके प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा जो है 1892 में मिला। सबसे पहला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय विधानमंडलों में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी केंद्रीय के साथ साथ देखते हैं प्रांतीय विधानमंडलों में भी जो है प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। बम्बई, मद्रास और बंगाल के प्रांतीय परिषद में न्यूनतम कितना रखा गया? 8 रखा गया और अधिकतम 20 की संख्या रखा गया। ये याद रखेंगे। इसी तरह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कितना था? 15 ही रहा, 15 था। तो निर्वाचन पद्धति का भी शुरुआत हो गई इस समय। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किया गया और चारों प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य करते थे, जबकि प्रांतों में इन्हें नगर पालिका। याद रखेंगे जब भी निर्वाचन जो 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन हुआ, चारों प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य करते थे। याद रखेंगे कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य करते थे, लेकिन प्रांतों में जो है कौन करते थे? नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और कुछ जो है वाणिज्य मंडल के द्वारा निर्वाचित होते थे। तो इस तरह से जो केंद्रीय विधानमंडल में भी इस तरह से निर्वाचन किया जाता था। तो ये हमारा जो था कि हमारा जो ब्रिटिश के द्वारा जो विभिन्न अधिनियमों के द्वारा जो है लागू किया गया था, चार्टर एक्ट लागू किया था, जो विभिन्न अधिनियमों को हम लोग देखें।